Bismillahirrahmanirrahim. So student, in today's lecture I am going to solve the MCQs of chapter number 10, Geometrical Optics. So Geometrical Optics में हमारे पास कुछ इसके फॉर्मूले हैं। ये इसके BI के पास्ट पेपर्स हैं जो कि आपको मैंने जो ड्राइव शेयर की हुई है वहाँ से मिल जाएंगे सारे पास्ट पेपर्स। इसमें तकरीबन टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल दिए हुए, क्वेश्चन ऑफ लेंस के, क्लोज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के, मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल माइक्रोस्कोप के, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के एंड सिमिलरली गैलीलियन टेलीस्कोप का एक न्यूमेरिकल है हमारी बुक में, वो भी दिया हुआ है। सो दीज आर दी फॉर्मूला ऑफ चैप्टर नंबर 10। ये वर्कशीट भी मौजूद है वहाँ पे। इक्वेशन ऑफ लेंस, P जो है डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट, Q जो है डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज, फोकल लेंथ, F इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लीनियर मैग्निफिकेशन जिससे -Q/P होता है। नेचर ऑफ लेंस को जो है वो कौन बताता है? कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी, और अगर कॉनकेव लेंस है तो वो डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, उसकी फोकल लेंथ एंड पावर बोथ आर नेगेटिव। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो P पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जो क्लोज कॉम्बिनेशन में हमारे पास आती है डेरिवेशन में नेगेटिव होता है। नेचर ऑफ इमेज एंड ओरिएंटेशन, रियल इमेज होगा तो Q पॉजिटिव होगा, इन्वर्टेड यानी कि स्ट्रेट ओरिएंटेशन होगी उसकी उल्टी, और वर्चुअल इमेज होगा तो इरेक्ट इमेज बनेगा यानी कि अपराइट स्ट्रेट सीधा बनेगा बिल्कुल, तो वहाँ पे Q नेगेटिव हो जाता है। नेचर ऑफ मैग्नीफिकेशन, रियल इन्वर्टेड की मैग्नीफिकेशन जो है वो पॉजिटिव आती है, वर्चुअल की मैग्नीफिकेशन जो है वो पॉजिटिव आती है, और रियल इन्वर्टेड की मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आती है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला 1/, फोकल लेंथ इन मीटर, उसका यूनिट होता है डायोप्टर, तो यहाँ पे फोकल लेंथ आपके पास मीटर में यूज़ होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का 1/f, 1/f1 + 1/f2, और अगर तीसरा लेंस भी हो 1/f3 हो जाएगा। कंबाइंड लेंस पावर हमारे पास P = P1 + P2 होता है। इसके बाद ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है β/α, टेंजेंट β/टेंजेंट अल्फा, और एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप M = 1 + D/f होती है। फोकल लेंथ के साथ इसका जो है मैग्नीफिकेशन का ताल्लुक इन्वर्स आ रहा होता है इसमें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? Q1/P1 D/Fe, और ये सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में Q1, P1 ये सारे इनके डिस्टेंसेस गिवन हैं जो कि डायग्राम में भी आपको नजर आ रहे होंगे, डेरिवेशन में आपने सब पढ़े होंगे। L यहाँ पर लेंथ होती, दो लेंस के दरमियान का फासला, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिस्टेंस बराबर होता है P2 यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, और Q1 इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की चीज़ों को हम P1 Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई पीस की चीज़ों को हम 2 इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। Class, now I'm coming towards their MCQs। तो पहले पावर ऑफ लेंस की बात हो रही है। द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर होता है, सिंपल। ओके, तो SI यूनिट ऑफ power of lens is diopter। The power of a convex lens of focal length 25 cm is 4 diopter। तो देखते हैं कैसे आ रहा है ये पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव मानी जाएगी, और फोकल लेंथ कितनी गिवन है आपके पास? सेकंड MCQ है। फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, और उसकी आपने क्या निकालनी? पावर।
तो इट्स फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस 25 सेंटीमीटर इनटू मीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में आने का तरीक़ाकार क्या होता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो हमें सेंटीमीटर से अगर मीटर में आना है तो हम क्या कर देंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। 25 डिवाइड बाई 100, 0.25 मीटर्स की फोकल लेंथ आ गई। अब आप इसकी पावर फाइंड आउट करेंगे। नाउ इट्स पावर विल बिकम P इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। तो 1 अपॉन 0.25, सो यू गॉट इट्स पावर इन डायोप्टर। 4 डायोप्टर्स का आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सिमिलरली द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस का मतलब हो जाएगा कि लेंस आपके पास क्या है, नेगेटिव, तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव आएगी। आंसर 2 डायोप्टर है, देखते हैं कैसे आ रही है। 50 सेंटीमीटर। तो ये कॉन्वेक्स लेंस था पहले हमारे पास। अब हमें जो है वो कॉनकेव लेंस दिया गया है और 50 सेंटीमीटर का है। MCQ नंबर 3, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज कॉनकेव लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है आपके पास, जो कि डाइवर्जिंग लेंस, जो कन्वर्जिंग लेंस कराता है, रेस को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। और ये होता है डाइवर्जिंग लेंस, जिसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। जब रेज इससे गुजरती हैं तो वो क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं। और इसका फोकस यहाँ पे रियल जोन में कभी भी नहीं मिल पाता। तो ये जो जोन होता है आपके पास, एक लेंस में देखें 2 जोन पाए जाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास ये लाइट आई और लाइट आके आगे चली गई, रिफ्रैक्शन हुआ। तो रिफ्रैक्शन के मुताबिक लाइट ट्रांसमिशन हुआ, ट्रांसमिशन के मुताबिक लाइट आगे आ गई है। तो ये जोन जहाँ पे लाइट आगे गई है रिफ्रैक्शन के मुताबिक, ये जोन कहलाता है रियल जोन, और ये कहलाएगा वर्चुअल जोन। तो अगर लाइट रेज रियल जोन में आके ज्योमेट्रिकली मीट कर रही हैं, एक लाइट रे ये आ गई, एक लाइट रे ये आ गई, इस तरीके से मीट कर रही हैं, तो ये जो इमेज बनाएंगी वो रियल इमेज बनेगा। यहाँ पे जो इन्होंने इमेज बनाया वो क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा मिसाल के तौर। और अगर लाइट रेस कहाँ पे मीट कर रही हूँ, इधर मीट कर रही हूँ, जैसे मैं कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये कॉनकेव लेंस आपके पास क्या होगा कि लाइट रे, ये तो इनका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, लाइट रे आई और इसने क्या किया, उसको डाइवर्ज कर दिया। अब लाइट रे यहाँ जा रही है ज्योमेट्रिकली, लेकिन यहाँ वो कहीं मिल नहीं पाएगी, बहुत दूर चली गई। तो हम क्या करेंगे, इस लाइट रे को एक्सटेंड करके यहाँ पर मिलाएंगे, तो ये वाला फोकस इसका क्या बनेगा, नेगेटिव फोकस बनेगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या आएगा, ये नेगेटिव फोकल लेंथ आएगी। हाँ, ये फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे लाइट रे मीट ही नहीं कर रही। इसका ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बनेगा आपके पास, पॉजिटिव फोकल लेंथ। तो ये वाला जोन यहाँ पर रियल जोन कहलाता है, और ये जोन क्या कहलाता है, वर्चुअल जोन। तो यहाँ पे आप देखें लाइट रे यहाँ पे मिल रही है आके, तो ये वर्चुअल जोन बन रहा है, इसलिए नेगेटिव माना जाता है। बहरहाल इतनी ज़्यादा डिटेल इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, हम MCQs कर रहे हैं। थ्योरी जब पढ़ी जाती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल रिक्वायर्ड होती है। तो हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 50 डिवाइड बाई 100, तो 0.5 हो गई नेगेटिव में मीटर, फोकल लेंथ आ गई 0.5 मीटर। अब इससे आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, पावर निकाल लीजिए, तो पावर भी क्या हो जाएगी 0.5, और 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -2 डायोप्टर। ये इसकी पावर आ गई। द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड
पावर ऑफ लेंस। मैग्नीफाइंग पावर एक अलग चीज़ है। मैग्नीफाइंग पावर हम कहते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन को, ये बात याद रखिएगा। पावर ऑफ लेंस इज डिफरेंट थिंग, मैग्नीफाइंग पावर इज द अदर नेम ऑफ एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो इसमें मिक्स मत कर दीजिएगा। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। A student is wearing glasses of 2.5 diopter the corresponding to the focal length। इसकी आपने फोकल लेंथ निकालनी है और किस में निकालनी है, सेंटीमीटर के। सारे आंसर सेंटीमीटर में गिवन है। आंसर इसका बताना है 40। देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे आपको पावर ऑफ लेंस गिवन है 2.5 डायोप्टर्स। तो पावर गिवन है आपको 2.5 डायोप्टर। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर। तो 1/2.5 जवाब रख देंगे। सॉरी, हमें यहाँ से फोकल लेंथ निकालनी, तो फोकल लेंथ मीटर में कितनी आएगी, 1/2 पावर बन जाएगी। फिर फोकल लेंथ मीटर में हो जाएगी 1/2.5। तो ये आपके पास आ जाएगी 1 divided by 2.5, 0.4 मीटर। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 0.4 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो 40 सेंटीमीटर्स का आंसर हो जाएगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव थी तो फोकल लेंथ हम पॉजिटिव मानेंगे। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये 20 डायोप्टर हो जाएगा। इसको भी जल्दी से देख लीजिए। ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ 4 डायोप्टर आपके पास क्या है, फोकल लेंथ है, 2010 में आया है। तो इसकी आपको जो है वो पावर कितनी बनेगी, पहले मैं MCQ नंबर 7 करा रहा हूँ, फिर ये 6 करा दूँगा। तो ये हो जाएगी 2 to 5। तो यहाँ पे पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है 4 डायोप्टर। तो अगर 4 डायोप्टर होगा आपके पास तो क्या हो जाएगा, 1/4। जब आप 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास। तो ये 25 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर है, ये आंसर नहीं है। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ हाफ। तो मैं 6 और 8 एक साथ ही कर रहा हूँ। एक पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 0.5 यानी हाफ सेंटीमीटर, 0.5 मीटर है। अच्छा ठीक है। तो उसकी आपने पावर बतानी तो सिंपल आ जाएगी, मीटर में गिवन है। इसको सेंटीमीटर से मीटर में मत करिएगा, ये मीटर में ही गिवन है, डायरेक्ट रखा जाएगा इसको। तो अगले MCQ में आपको फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 0.5 मीटर गिवन है। ये नहीं कह रहा 50 सेंटीमीटर नहीं कह रहा वो आपसे, मीटर में ही गिवन है। तो पावर का फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा 1/4 फोकल लेंथ मीटर में 1/0.5। कितनी बन जाएगी ये, टू डायोप्टर। और द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब मैं 6 करा रहा हूँ। ये 6 सेंट फोकल लेंथ कितनी है किसी की, 5 सेंटीमीटर। तो मीटर में कितनी हो जाएगी, 5 डिवाइड बाय 100, 0.05 मीटर। देन पावर हो जाएगी 1/, फोकल लेंथ इन मीटर, 1/0.05। पावर आ जाएगी आपके पास 20 डायोप्टर।
ठीक क्लास। तो ये हमारे पास पावर ऑफ लेंस के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, एमसीक्यू सॉल्व। अब नेक्स्ट पे आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। चलिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर दो कॉन्वेक्स लेंस को हम कंबाइन कर दें तो उनकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला आता है उनके रेसिप्रोकल। यानी ऐसा फील होता है, ऐसा कहा जाता है कि दो थिन कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप मर्ज कर दें इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो इनका जो रिजल्ट आता है, जो काम ये दो लेंस मिलके कर रहे होंगे वही काम एक थिक लेंस भी कर सकता है जिनके बराबर है। इसकी फोकल लेंथ अगर f है तो इनके दरमियान रिलेशन ये बनता है, यानी कि अगर इससे ऑब्जेक्ट निकला यहाँ से, उसका इमेज इन्होंने यहाँ बनाया है फाइनली इधर, ये है P और ये है Q। तो ये लेंस में भी यही काम होगा, तो इसका ऑब्जेक्ट जो निकलेगा उसका इमेज यहाँ बन जाएगा। तो इसलिए इनमें एक रिलेशन बनता है फोकल लेंथ का, वो आता है 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये आती है इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ। इसी तरीके से इनकी कंबाइंड पावर क्या आती है कि P बराबर होगा, ये FC है कंबाइंड P1 + P2। कब? जब ये फोकल लेंथ मीटर में होगी। तो ये कंबाइंड पावर का फॉर्मूला है, ये कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला है। अब अगर यहाँ पे दोनों कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। अगर कोई कॉनकेव लेंस आ जाता है तो उसकी फोकल लेंथ आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर, टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ f आर कैप टचिंग ईच अदर, यानी क्लोज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्लोज कॉम्बिनेशन का होना चाहिए। ये जो हमने बात की है क्लोज कॉम्बिनेशन है, क्लोज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेस। तो सवाल में कह रहे हैं कि दो लेंस हैं, दोनों की फोकल लेंथ f1 है, तो f1 भी f के बराबर है और f2 भी f के बराबर है। ऐसे लिख लें या फिर अलग अलग करके लिखें, मर्जी आप। टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ f आर कैप इन टचिंग ईच अदर, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी आएगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो 1/FC बराबर होता है 1/f1 + 1/f2 के। तो जहाँ जहाँ f1 है वहाँ पे रख दीजिए आप f को 1/f + 1/f, तो ये हो गया 1/FC 1/FC। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? f और f का एलसीएम f आ गया, ऊपर क्या है 1, यहाँ पे भी 1 है। Then what happened? ये हो जाएगा 1/f = 2/FC = 2/f। हमें FC चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो FC विल बी इक्वल टू f/2। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना है? कंबाइंड फोकल लेंथ वो आएगी f/2। ये देख लीजिए, टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आर यूज्ड इन क्लोज कॉम्बिनेशन। दोनों लेंस आई थिंक मान लीजिए अगर कॉनकेव है, अगर एक उसमें कॉन्वेक्स हैं, अगर कॉनकेव होता तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती। दो कॉन्वेक्स लेंस हैं, एक की फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर, एक की 6 सेंटीमीटर, इनका क्लोज कॉम्बिनेशन निकालना है। तो यही तरीके कार है, f1 3 सेंटीमीटर है और दूसरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो ये प्लस में गिवन है तो दोनों मान लेंगे। दोनों क्या है? कॉन्वेक्स हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ये भी कॉन्वेक्स है। तो इनका क्लोज कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? 1/3 + 1/6। इसके बाद मैं एक शॉर्टकट कहीं से कराता हूँ कि मैं इनका इन्वर्स ले लेता हूँ कि FC कितना हो जाएगा?
इन्वर्स ले लीजिए, इनका एक शॉर्ट तरीका है 1/3 + 1/6, क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। 1/3 + 1/6, इसका जो आंसर आएगा उसका इन्वर्स ले लीजिए, तो 2 आंसर आ गया आपके पास। फोकल लेंथ कितनी आ गई कंबाइन? 2 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे इसकी पावर निकालनी, तो पावर का फॉर्मूला आपके पास होता है, क्या होता है? P = 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। तो इसको मीटर में कर लें, 2 सेंटीमीटर का मतलब मीटर में हो जाएगा ये 0.02 मीटर। 100 से डिवाइड कर दिया, तो 1/0.02 50 डायोप्टर इसकी पावर आ जाएगी अगर पूछी जाती तो। ये कंबाइन पावर आई। सुन लीजिए एक और, अगर इनमें से कोई एक लेंस जो है वो क्या होता, डाइवर्जिंग लेंस की जगह कन्वर्जिंग की जगह डाइवर्जिंग होता। मान लीजिए डाइवर्जिंग है, यानी कि कॉनकेव है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो देख लेते हैं क्या आता है। ये माइनस में हो गई है, तो अब रिज़ल्ट थोड़ा चेंज आएगा। -6 आ गई पावर, नेगेटिव आ गई। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डाइवर्जिंग आएगी तो वहाँ पे पावर उसकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया है? 2 सेंटीमीटर। अगेन यही है दोबारा, 2 कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर की दोनों है, तो 1/10 + 1/10, उसका इन्वर्स ले लीजिए तो 5 सेंटीमीटर आ रहा है। 1/10 + 1/10, इसका इन्वर्स ले लें तो 5 सेंटीमीटर आंसर है। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2f द कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज विल बी फॉर्म एट 2f। अगर ऑब्जेक्ट को हम 2f पर रखते हैं तो उसका इमेज भी कहाँ बनता है? 2f पे बनता है। कुछ लेंसेज के हमारे पास वो होते हैं केसेस कि अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर रखें तो उसके इमेज कहाँ बनते हैं और किस पोजीशन पे आते हैं। जैसे ये लेंस है, ये आपके पास इसका फोकस है, ये आपके पास इसका 2f है, ये फोकस और ये 2 है। तो अगर ऑब्जेक्ट आप जो है वो 2f से अवे रखते हैं तो इसका इमेज जो बनता है बिटवीन f एंड 2f बनता है और स्मॉल साइज का बनता है। ये पहला केस है। पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा है इसको। इस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम 2f। फिर अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f पर रख देते हैं तो उसका इमेज भी कहाँ बनता है? 2f पे बनता है। ये 2f है और ये 2f है। तो अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा जाएगा तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा? 2f पर ही बनेगा और उतनी ही हाइट का बनेगा। हाइट साइज सब सेम होगी उसकी, डिस्टेंस भी सेम होगा। ये डिस्टेंस p कहलाता है, ये डिस्टेंस q कहलाता है। ये हाइट है इसकी, ये हाइट ho कहलाती है, इमेज की hi कहलाती है, ये हाइट ho कहलाती है। तो एट 2f पे अगर होता है तो इमेज भी कहाँ बनता है? 2f पे बनता है। फिर अगर ऑब्जेक्ट को आप बिटवीन f एंड 2f ले आते हैं तो उसका इमेज अवे फ्रॉम 2f बनता है। यहाँ कहीं बनेगा और लार्ज साइज का बनता है। ऑब्जेक्ट एट बिटवीन f एंड 2f। इस तरीके से 5 केसेस होते हैं हमारे पास।
इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इमेज विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी। ये इसका केस नंबर 3 है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ पे रखा जाए, फोकस पे, ये फोकस है और फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, तो यहाँ पर इसकी रेज जो है वो इस तरह से यूँ जाएंगी और यूँ जाएगी और ये पैरेलल हो जाएंगी आपस में। जब ये रेज पैरेलल हो जाएंगी तो ऐसा माना जाता है कि बहुत दूर जाके किसी इन्फिनिटी पॉइंट पर आके मिलेंगी। बहुत दूर इसका इमेज बनेगा रियल इन्वर्टेड, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस से बनेगा। A 2 mm object is placed 20 cm from a converging lens of 10 cm focal length. The size of image will be 2 mm. देख लेते हैं इसको कैसे बन रहा है इसका। The distance between principal focus and optical center, पहले मैं बता दूं आपको फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। ये है ऑप्टिकल सेंटर और ये है प्रिंसिपल फोकस के दरमियान के फासले को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। A lens of linear magnification 3 is placed between object and a fixed screen. The size of image obtained is 6. The size of object will be 2 cm. ये न्यूमेरिकल्स इनको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। A converging lens act as a diverging lens. कन्वर्जिंग लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस बन जाता है। ये वाला भी केस देख लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस वैसे तो रेस को कन्वर्ज कर रहा होता है, लेकिन सिर्फ एक केस पर आके क्या करता है, डाइवर्स करता है। कि अगर आप ऑब्जेक्ट को विद इन फोकल लेंथ यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन लिया है, जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर है, अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो अब ये फर्स्ट रे चलेगी इसकी और ये सेकंड रे जाती है, तो ये यहाँ नहीं मिल पाती। देख रहे हैं आप, ये पैरेलल रेज नहीं रही, ये डाइवर्ज हो गई। अब ये कहाँ मिलेंगी, इन्हें यहाँ कहीं मिलाना पड़ेगा एक्सटेंड करके, ये यहाँ कहीं मिलते हैं। और ये ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल मुकाबले में इतना बड़ा नज़र आता है, वर्चुअल होता है और रेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, कन्वर्ज की बजाय डाइवर्ज बन गया है। तो कब डाइवर्ज बना, ये डिस्टेंस आपका क्या है, P है, और ये डिस्टेंस क्या है आपका, ये Q है। Q नेगेटिव माना जाएगा। अब इसका आंसर क्या है, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ से क्या हो जाए, स्मॉल, तब ये चीज़ पॉसिबल है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये फोकल लेंथ है और ये भी फोकल लेंथ है। यहाँ से अगर यहाँ फोकस हम मान लें तो फोकल लेंथ के मुकाबले में ऑब्जेक्ट का फासला फोकल लेंथ ज़्यादा है, फोकल लेंथ ज़्यादा है और ये फासला P जो है, ये फासला कम आ रहा है। तो फोकल लेंथ के मुकाबले में P डिस्टेंस कम है, तब ये चीज़ पॉसिबल, जब P लेस देन होगा फोकस। बाकी हर जगह पे, यहाँ पे P बराबर है फोकल लेंथ के, यहाँ पे आप देख लें फोकल लेंथ इतनी सी है, P इतना डिस्टेंस है, ग्रेटर है, P ग्रेटर है फोकल लेंथ से। यहाँ पे P ग्रेटर है फोकल लेंथ, यहाँ पे भी P ग्रेटर है फोकल लेंथ से। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब ये जो न्यूमेरिकल है मैं इनको करा देता हूँ। अच्छा जी, 2 mm object is placed 20 cm from a converging lens। कह रहे हैं कि एक 2 mm ऑब्जेक्ट है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। मिलीमीटर्स की हाइट गिवन है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 2 मिलीमीटर। ऑब्जेक्ट है, प्लेस है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ।
तो यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट कितना है, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट इतनी दूर रखा हुआ है, ये फोकस है इसका, ये भी फोकस है। तो फोकल लेंथ अगर इसकी 10 सेंटीमीटर आ रही है तो 10 सेंटीमीटर को अगर हम 2f कर दें तो 2f के ऊपर आपके पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी p आपके पास कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट अगर 2 पे रखा हुआ है तो इसका इमेज भी कहाँ बनेगा, यकीनन 2f पर ही बनेगा। और उसकी हाइट भी कितनी आएगी, यानी हाइट ऑफ इमेज भी कितनी आएगी, जो हाइट इसकी 2 मिलीमीटर ही आएगी। ये सिंपल वही सवाल था कि अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, 2f पर रखें, तो उसका इमेज भी कहाँ बनता है, 2f पर ही बनता है। सिंपल सी ये बात पूछी गई है। तो ये 2 मिलीमीटर है तो ये 2 मिलीमीटर बन जाएगा। आप चाहे तो मैथमेटिकल फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लें। एच आई भी कितना आएगा, सोल्यूशन पे आते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का कंबाइन का फॉर्मूला क्या है, -q अपॉन p माइनस hi अपॉन ho। तो q अपॉन p बराबर हो गया hi अपॉन ho। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, hi कितना हो जाएगा, q इंटू ho डिवाइड बाई p। q कितना है 20 सेंटीमीटर, p कितना है 20 सेंटीमीटर। वेट हमारे पास वो नहीं है ना इसमें, हमें पहले यहाँ पे q निकालना पड़ेगा। तो फॉर q 1 अपॉन f इजिकल टू 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q। तो 1 अपॉन q बराबर हो जाएगा 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन p। सो q विल बी इक्वल टू, इन्वर्स कर लेंगे इन दोनों का, 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 20। तो देख लीजिए q भी आपके पास कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसने बात जाहिर कर दी कि इमेज कहाँ बन रहा है, 20 सेंटीमीटर भी बन रहा है। तो 20 सेंटीमीटर, ho कितना है 2 मिलीमीटर डिवाइड बाई p कितना है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 20 से 20 ख़त्म हो गया, मिलीमीटर जो बचा है तो hi भी मिलीमीटर में ही मिलेगा क्योंकि मिलीमीटर में पूछा है उन्होंने। ये इसका आंसर आ गया। तो अगर लॉजिक ना लग रही है तो आप इसको सोल्यूशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट आप चाहें तो कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें वो मिलीमीटर में पूछा गया तो मिलीमीटर नहीं आ सकती है। अब ये है कि a lens of linear magnification 3 is placed between an object and a fixed screen. Its size image is obtained as 6 centimeter. The size of object will be what? तो a lens of linear magnification ये गिवन है आपको 3 है और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के दरमियान ये लेंस रखा हुआ है। साइज़ ऑफ इमेज गिवन है 6, तो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा। तो बेटा लेंस है, ये स्क्रीन है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन, इसकी मैग्नीफिकेशन 3 है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला q अपॉन p होता है। वैसे तो -q अपॉन p होता है, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं कि रियल है कि वर्चुअल है, तो हम इसको वही मानेंगे रियल इन्वर्टेड। तो रियल इन्वर्टेड की मैग्नीफिकेशन जो है वो -3 आती है। -q अपॉन p फॉर्मूला होता है इसका। तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू q अपॉन p। तो q विल बी, प्लस में कंसीडर कर लेते हैं इसे हम लोग, 3p। तो हमें क्या गिवन है इसका, द साइज ऑफ इमेज ऑब्टेन इज 6 सेंटीमीटर, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है।
तो हमें उसका क्यू भी गिवन है, कितना है वो 6 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल हैपन, हमें पी चाहिए तो पी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 3 के, क्यू की वैल्यू 6 अपॉन 3, सो पी विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। Now defects of lens and defect of eyepiece. By using adjustive aperture we can reduce spherical aberration. दो तरह के डिफेक्ट ऑफ लेंस होते हैं यहाँ पर, आई डिफेक्ट ऑफ होते हैं आई, एक स्फेरिकल एब्रेशन, एक क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है, तो डिफेक्ट ऑफ लेंस में हमारे पास जो पहला स्फेरिकल एब्रेशन होता है, दूसरा होता है क्रोमेटिक एब्रेशन। तो वो जिससे हम अपर्चर को एडजस्ट करके डिफेक्ट को रिड्यूस कर लेते हैं, ये स्फेरिकल एब्रेशन कहलाता है। क्रोमेटिक एब्रेशन इज कॉज ड्यू टू दी डिस्पर्जन, कलर डिस्पर्जन लिखते हैं। इसका हल्का सा एक रिव्यू दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए। जैसे अगर हम थिक लेंस यूज़ करें स्फेरिकल, एब्रेशन कहते हैं डिफेक्ट को या ख़राबी को। तो स्फेरिकल एब्रेशन में क्या होता है कि अगर हम थिक लेंस यूज़ करें तो लाइट रेज जो यहाँ से ट्रैवल करती हैं, सिंगल कलर की लाइट, मान लीजिए ये ब्लू कलर की लाइट ट्रैवल कर रही है यहाँ से भी कर रही है, इधर से भी कर रही है। तो एक लेंस की जो बेंडिंग पावर होती है वो उसके सबसे ज़्यादा एज पर होती है। लेंस बेसिकली क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, पार्शियल प्रिज्म, ग्लास स्लैब, पार्शियल प्रिज्म। इसको मर्ज कर दें तो क्या बन जाता है, लेंस बन जाता है। तो एक लेंस की सबसे ज़्यादा बेंडिंग पावर यहाँ पे होती है, यहाँ से सारी रे को सबसे ज़्यादा वो बेंड करता है, इधर वाली रे को कुछ कम बेंड करता है। ऐसे यूँ बेंड किया उसने यहाँ पे। इस वजह से होता क्या है, इनके फोकस दो बन रहे होते हैं, एक फोकस ये बन गया, एक फोकस ये बन गया। तो यही यहाँ पे आ रहा होता है मसला कि ये वाली रे जल्दी बेंड हो गई और ये वाली रे जो है वो थोड़ा देर से बेंड हुई, इसकी बेंडिंग पावर ज़रा कम है यहाँ पे। इससे होता है ये दो फोकस बन जाते हैं और हमें इमेज क्लियर नज़र नहीं आता। तो इस एबरेशन को हम कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन। इसके लिए हम करते क्या है कि हम या तो इसका अपर्चर को कम ज़्यादा करते हैं, इसका अपर्चर यानी कि डिस्टेंस जो है इसको कम कर देते हैं, या फिर अपर्चर कैसे कम कर देंगे कि हमने इसको पॉलिश कर दिया यहाँ से, ये वाला सब पॉलिश कर दिया। तो अब होगा क्या कि लाइट रेज जो है वो सेंटर से ट्रैवल कर जाएंगी इस तरीके से। इसकी हम करेक्शन बता रहा हूँ मैं कि ये वाली लाइट रे रुक गई, पॉलिश कर दिया आपने, ये वाली लाइट रे भी क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, अपर्चर इसका कम कर दिया, अपर्चर कम हो गया ना, देखिए इतना था इतना हो गया, ये रुक गई। ये वाली लाइट रेज आई, ये जब आगे गई तो इन्होंने एक पॉइंट पे फोकस बना दिया, इस वाली लाइट रे ने भी यहीं पे बना दिया, इस वाली लाइट रे ने भी यहीं पे बना दिया, तो एक फोकस आपको मिल जाता है। तो ये करेक्शन हो गई इसकी, ये कहलाता है स्फेरिकल एबरेशन। इसमें हमने सिंगल वेवलेंथ यूज़ की थी, सिंगल कलर, या तो ब्लू यूज़ कर लें या रेड यूज़ कर लें, कोई भी एक कलर यूज़ कर लें। ब्लू लाइट यूज़ की थी मैंने। तो हुआ क्या था कि दो दो फोकस बन रहे थे, एक यहाँ पे बन रहा था फोकस, एक यहाँ पे बन रहा था फोकस, और पिक्चर क्लियर नहीं आ रही थी। तो ये कहलाता है स्फेरिकल एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन क्या होता है, क्रोमेटिक के मायने ही कलर के हैं। तो अब हम वाइट यूज़ करेंगे, लाइट वाइट। ये मान लीजिए वाइट लाइट आ गई, कौन सी लाइट है, वाइट। और वाइट लाइट में हमारे पास जो है वो 7 कलर्स होते हैं, सबको पता होगी बात।
प्रिज्म से पढ़ा होगा, प्रिज्म की स्पेक्ट्रम बनती है। अब प्रिज्म में अगर हम देखें तो आपको पता है ये बेसिकली लेंस कॉम्बिनेशन है प्रिज्म्स का। दो प्रिज्म्स यहाँ लगे हुए हैं। दो प्रिज्म लगे हुए, एक ये प्रिज्म लगा हुआ है, एक ये प्रिज्म लगा दीजिए, बन गया लेंस। ठीक है जी। तो होगा क्या, जब वाइट लाइट आती है एक प्रिज्म में से, जब वाइट लाइट गुजरती है, ये वाइट लाइट आई तो दो कलर से बैंड होगी। एक ब्लू कलर बनेगा, ब्लू कलर को मैं ब्लू से बना रहा हूँ। आपको पता है कि ब्लू कलर ज़्यादा बैंड होता है और रेड कलर कम बैंड होता है, उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है। ये मान लीजिए रेड कलर या ग्रीन मान लीजिए, ये ग्रीन है, इसके ऊपर रेड भी होगा। ये ब्लू कलर है या वॉयलेट इंडिगो मान लीजिए। तो ज़्यादा बेंडिंग पावर किस लाइट में है, ब्लू लाइट ज़्यादा बैंड होती, रेड लाइट कम बैंड होती। तो वही यही एरर यहाँ पे आता है कि आपके पास जब आप वाइट लाइट गुजारते हैं इस थिक लेंस से, जिनका अपर्चर ज़रा बड़ा होता है, ये सब थिक लेंस की बात हो रही है, तो ब्लू लाइट जो है वो जल्दी बैंड हो जाती है। ये बन गया फोकस ऑफ ब्लू लाइट। ये भी यहाँ पे भी ये होगा, ये फोकस ऑफ ब्लू लाइट बन गया। और ग्रीन या रेड लाइट का फोकस थोड़ा आगे बनेगा, यहाँ पे ये आ गया फोकस ऑफ ग्रीन लाइट, और रेड का तो और आगे बनेगा, फोकस ऑफ रेड लाइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, कलर्स में अगर हम कुछ तस्वीरों को देखते हैं, कभी कभार उनके पिक्सेल्स ख़राब हो रहे होते हैं, उनमें रेडिश कलर या इस तरह के फॉर्म्स आ रहे होते हैं, तो ये एब्रेशन इस वजह से आ रहा होता है। इसको हम कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। अब ये एब्रेशन कैसे रिमूव होता है कि हमें एक कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का, और डिफरेंट मतलब उनकी फोकल लेंथ रख के देखना पड़ता है, उससे ये एब्रेशन कम हो जाता है। यानी कि हमने लेंस लगाया, ये तो वही था डिफेक्ट वाला लेंस, इसका एरर हम रिमूव कैसे करेंगे कि हमें दो लेंस यहाँ पे मज़ीद यूज़ करने पड़ेंगे। एक हमने लेंस यूज़ किया कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। उससे क्या होता है कि इनका फोकस एक पॉइंट पे आ जाता है। ये वाइट लाइट आई, कन्वर्ज हुई, इसने इसको डाइवर्ज किया, फिर इस लेंस ने दोबारा कन्वर्ज किया, ये आके मिली, तो यहाँ पे इनका एक फोकस आ जाता है सारे कलर्स का, रेड का भी, ब्लू का भी और ग्रीन का। तो ये कहलाता है आपके पास क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है जी। तो इसमें कलर का मसला आएगा, वो क्रोमेटिक एब्रेशन है, उसकी करेक्शन बता दी गई है यहाँ पे। अच्छा, इधर डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड, डिफरेंट वेवलेंथ में वो टूट जाती हैं। क्रोमेटिक एब्रेशन किसकी वजह से, डिस्पर्जन, क्योंकि लाइट डिस्पर्स हो रही है, प्रिज्म की तरह पे एक्ट कर रहा है, रेड और ग्रीन लाइट अलग अलग हो रही है। क्रोमेटिक एब्रेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ अ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स लेंस का हमने यूज़ किया है। कन्वर्जिंग है, ये डाइवर्ज है पहला वाला, दूसरा वाला कन्वर्जिंग है। द डिफेक्ट ऑफ आइज कॉल हाइपरमेट्रोपी, इसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। कैसे करेक्ट होती है, यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। शॉर्ट साइटेडनेस को हम कॉनकेव लेंस से रिमूव करते हैं और ये कॉन्वेक्स लेंस से रिमूव होती है। अ डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस को हम कैसे रिमूव करते हैं, कॉनकेव लेंस से। इन केस ऑफ फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, रेटिना इमेज का बनता है फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। इन सबको मैं एक साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन ये डायग्राम मुझे जरूरत पड़नी पड़ेगी। तो डिफेक्ट ऑफ लेंस मैंने आपको बता दिया, अब मैं डिफेक्ट ऑफ आई बता रहा हूँ। तो डिफेक्ट ऑफ आई में हमारे पास क्या होता है, पहले शॉर्ट साइटेडनेस, तो ये हमारी आई का लेंस है, ये आई बॉल है,
प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए। अब लाइट रेज अगर आ रही हैं, ये रेटिना है, ये लाइट रेज आ रही हैं, एक लाइट रे बनाऊंगा, लेकिन ये यहाँ पे आके मर्ज हो गई रेटिना से पहले। तो हम इनको दूर पहुँचाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस लगाएंगे। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, इन लाइट रेज को थोड़ा सा डाइवर्स करेगा, डाइवर्स करके लाइट रेज यहाँ पर मीट कर जाएंगे और ये एरर रिमूव हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। और लॉन्ग साइटेडनेस, इसको मायोपिया भी कहते हैं, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो इसमें इमेज का बना था बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले बन जाता है। अब इसमें इमेज का बनेगा आफ्टर रेटिना। ये लाइट रेज आइन यहाँ पे मिल लेंगे। तो हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस सूटेबल फोकल लेंथ का यूज़ करेंगे, जो क्या करेगा, इनको कन्वर्ट्स करके यहाँ पर ले आएगा। कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं वैसे तो हम, ठीक है। और ये कहाँ बना है, बिहाइंड रेटिना, रेटिना से दूर, बिहाइंड रेटिना के पीछे बन रहा है, दूर जा रहा है, बिहाइंड द रेटिना। Compound microscope, in compound microscope the objective lens is a convex lens of very small focal length। देख सकते हैं आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव है और एक आईपीस है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है f1 और आईपीस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। द पर्पज़ ऑफ कॉलीमेटर इज़ टू मेक द लाइट रेज पैरेलल। ये अभी आगे भी आएगा। कॉलीमेटर हम ऐसे लेंस को कहते हैं जो कि लाइट रेज को पैरेलल कर देता है। ये स्पेक्ट्रोमीटर में यूज़ होता है और भी कई जगह यूज़ होता है। तो जैसे मिसाल के तौर पे हमने लाइट सोर्स रखी हुई है, लैंप है, ये लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट रेज निकल रही है। तो अगर हम एक लेंस के फोकस पे इसको रख देंगे, ये लेंस है और ये फोकस पे हमने लाइट सोर्स को रख दिया, तो जब लाइट रेज इससे आगे निकलेंगी तो ये सब क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। जितनी भी रेज यहाँ से निकलेंगी वो सब क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो ऐसा लेंस जो लाइट रेज को क्या कर दे, पैरेलल कर दे गुजरने के बाद, उस लेंस को हम क्या कहते हैं, ये लेंस यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, कॉलीमेटर के तौर पर एक्ट कर रहा है। और अगर फोकस पे नहीं रखेंगे तो फिर ये कुछ अलग करेगी मैकेनिज्म। A compound microscope form its final image whose nature is virtual, inverted and magnified। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो फाइनल इमेज बनता है वो कैसा होता है, मैग्नीफाइड होता है, बहुत बड़ा होता है, वर्चुअल होता है और इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू रियल ऑब्जेक्ट। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे ये हमारे पास एक सिंपल सी डायग्राम है, ये ठीक है। तो ये हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ए बी, जिसका इमेज बनता है यहाँ कहीं। ये फोकस f1 है या ऑब्जेक्टिव है या आई पीस है आपका। आई पीस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, तकरीबन यहाँ तक आ गई है, ये इसकी फोकल लेंथ है एफ पी। तो इसकी फोकल लेंथ के इनसाइड आता है तो ये एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास तो आप एक्ट करता है और इनको क्या बना देता है, डाइवर्ज कर देता है। ये लाइट रेज मिल नहीं पाती। तो इसका जो फाइनल इमेज यहाँ कहीं बनता है 25 सेंटीमीटर पे, डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर बनता है। ये इमेज नेगेटिव आता है, -25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो जो फाइनल इमेज आया है बहुत ज़्यादा क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है।
वर्चुअल क्यों कह रहे हो कि यहाँ नहीं मिल पा रहा, यहाँ रेज मिल रही हैं, तो ये वर्चुअल इमेज है। और इन्वर्टेड किसके लिहाज से कह रहे हैं, ओरिजिनल के हिसाब से, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के लिहाज से। इसका जो A डबल प्राइम B डबल प्राइम जो आ रहा है, इमेज फॉर्म बाय आई पीस, तो इमेज फॉर्म बाय आई पीस इज इन्वर्टेड है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट फॉर आई ऑब्जेक्टिव के लिए। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इन्वर्टेड आ रहा है, उल्टा आ रहा है। ठीक है, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप द आई पीस लेंस यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो हमारे पास जो आई पीस का लेंस यूज़ करता है, कैसे करता है, एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट E लिखा हुआ है, अगर मैं इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखूंगा तो मुझे ये उसी जगह नज़र आएगा और एनलार्ज होकर नज़र आएगा। ठीक है जी, मैग्नीफाइंग ग्लास पे आ रहे हैं हम लोग। A magnifying glass forms an image whose nature is virtual and direct. तो बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास को डिटेल से देख लीजिए। ये फोकस है, फोकस के अंदर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो एक्ट करता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जो केस 5 था, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहली रे जो है ये चली गई ऑप्टिकल सेंटर से, सेकंड रे कहाँ से गुजरी, फोकस से गुजरी, ये डाइवर्ज हो गई, यहाँ नहीं मिल पाई, फिर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, यहाँ कहीं आके मिलती है, तो ये जिसका इमेज बनता है, ये इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है। और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, अपराइट। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। आपको मैग्नीफाइंग पावर बतानी सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। तो द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस कितनी है हमारे पास, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन, इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोकल लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, और डी की वैल्यू भी 25 सेंटीमीटर होती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। तो एम इज इक्वल टू, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहते हैं इसको, 1+d/f फार्मूला है। 1+25/25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 1+5, 6 वैल्यू आ गई इसकी। इसका एक फार्मूला ये भी होता है, m इज इक्वल टू d/p। ये भी यूज़ कर सकते हैं नंबर में आप। अगेन द फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज 6, तो उसकी मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्नीफाइंग पावर यानी कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन 6 है, तो आपने बतानी इसकी फोकल लेंथ। ये इसका इन्वर्ट है क्वेश्चन 3 का, इसमें ये गिवन है और ये पूछी गई है। सॉरी, इसका आंसर 2 होगा, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। 25/25 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 2 आंसर आ गया। ओके, अब जो अगला है वो इसका इन्वर्ट पूछा है इन्होंने, वो बता देते हैं। कहने के मैग्नीफिकेशन आपके पास 6 है, फोकल लेंथ बताइए क्या होगी। सोल्यूशन पे आते हैं, तो m इज इक्वल टू सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए 1+d/f है, तो हमें f निकालना है, तो m-1 इज इक्वल टू d/f हो गया। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगी, डी कितना है, डी हमारे पास 25 होता है, इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, अगर नहीं गिवन है तो 25 सेंटीमीटर होगा, अगर मिलीमीटर में है तो 250 मिलीमीटर होती है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन कहते हैं। इस डिस्टेंस पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को व्यू करते हैं तो हमारे रेटिना पर वो स्ट्रेस नहीं डालता। अगर 25 सेंटीमीटर से हम करीब रख के देखते हैं तो हमारे रेटिना पे स्ट्रेस आ रहा होता है, स्ट्रेन आ रहा होता है।
तो 6 - 1 = d कितना है 25/f। तो 5 बराबर हो गया 25/f, क्रॉस मल्टीप्लाई करने, f बराबर हो गया 25/5, 5 सेंटीमीटर आपके पास फोकल लेंथ आ गई। फॉर हाई मैग्निफिकेशन द फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास शुड बी स्मॉल। जितनी स्मॉल आप उसकी फोकल लेंथ रखेंगे उतनी ज़्यादा मैग्निफिकेशन हाई हो जाएगी। ठीक है, अगर फोकल लेंथ हमने 5 रखी तो मैग्निफिकेशन 6 आ रही है। अगर हम इसको चेक कर लें कुछ और रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगी। जैसे अगर हम इस MCQ की बात करें, यहाँ पे देखें 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ थी तो मैग्निफिकेशन क्या हो गई 2, कितनी कम आई है। यहाँ पे कितनी है 5 सेंटीमीटर थी फोकल लेंथ, अगर 5 सेंटीमीटर रखी तो मैग्निफिकेशन कितनी है 6 टाइम्स। 6 टाइम्स जो ना वो बड़ा हो जाएगा। तो ये बात याद रखिए कि ऑप्टिकल सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन का ताल्लुक फोकल लेंथ से क्या होता है, इन्वर्स होता है। A single convex lens close to the eyepiece being used as a simple microscope. सिंगल लेंस है तो सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पर यूज़ होगा। फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास 25 सेंटीमीटर अगर उसकी फोकल लेंथ है तो उसकी मैग्निफिकेशन कितनी आएगी 2, ये भी ऊपर कर चुके हैं। द मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो उसकी पावर बताइए। ये वाला भी ऊपर किया है, इसकी पावर बतानी है आपने। तो 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ को मीटर में करेंगे फिर पावर निकाल लेंगे उसकी। फोकल लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है और पावर निकालनी है, मैग्नीफाइंग पावर नहीं कह रहे, पावर ऑफ लेंस कह रहे हैं, तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला 1 फोकल लेंथ मीटर में होता है। तो 5 सेंटीमीटर = 0.05 मीटर हो जाएगा 100 से डिवाइड करने पर। 1 / 0.05 तो ये 20 डायोप्टर आंसर हो जाएगा पावर ऑफ लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस इन ह्यूमन आई, हमारे पास हमारे ह्यूमन आई में जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है 20 डायोप्टर। द फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इक्वल टू लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, तो वो उसकी 2 के बराबर हो जाएगी। अच्छा MCQ है, कह रहे हैं कि फोकल लेंथ जो है वो d के बराबर है, तो m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 + d/f। तो d की जगह आप क्या रख देंगे f रख देंगे, f की जगह f रहेगा, तो 1 + f से f खत्म हो गया 1, 2 आ गया, m कितना आ गया 2 के बराबर। ओके, लास्ट टेलीस्कोप। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर्म्स एन इमेज। तो यहाँ पर टेलीस्कोप के बेटा जो केसेस हैं वो ये हैं, देखें टेलीस्कोप फॉर फोकस फॉर इन्फिनिटी, ये वर्ड आ रहा होता है। अगर टेलीस्कोप फोकस फॉर इन्फिनिटी है तो उसके फॉर्मूले ये होते हैं। फोकस फॉर इन्फिनिटी का मतलब रेस पैरेलल आएंगी और पैरेलल ही चली जाएंगी, यानी ऑब्जेक्ट भी इनफाइनाइट पे और इसका फाइनल इमेज भी कहाँ बन रहा होगा, इन्फिनिटी में बन रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं फोकस फॉर इन्फिनिटी। तो इस वक्त इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है FO/FE और लेंथ का फॉर्मूला होता है, दोनों लेंस के दरमियान का फासले को हम लेंथ ऑफ ट्यूब कहते हैं। L का फॉर्मूला होता है FO + FE। अगर कौन सा टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ किया था। तो चांद का उल्टा इमेज दिखाता है, लेकिन चांद गोल है तो हमें वो वैसे नज़र आता है। और गैलीलियन टेलीस्कोप को हम बिल्डिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं, तो बिल्डिंग हमें सीधी नज़र आती है जब हम देखते हैं। तो इसमें एक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, दोनों में FO की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है और इमेज की फोकल लेंथ कम होती है। बल्कि हम बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है, इमेज की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। ऐसा क्यों होता है, ताकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के ज़्यादा पिक्सल्स या ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सके और उसका एक अच्छा इमेज बना सके। अगर हम पहला लेंस स्मॉल रख देंगे और फिर अगला लेंस बड़ा कर दें तो उसके पिक्सल्स अच्छे नहीं आ पाएंगे, वो ज़्यादा लाइट या फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होगा। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है या अक्सर प्रैक्टिकल में पूछ लेते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज़्यादा क्यों होती है। तो उसका यही एक जवाब है जो मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका इमेज उतना ही अच्छा क्लियर बनाएगा। उसको आप एक लिमिटेड फॉर्म में मैग्नीफाइंग करेंगे तो आपको एक क्लियर इमेज बनता हुआ नज़र आ जाए। अगर आप यहाँ पे
आई पीस और लार्ज फोकल लेंथ का लगा देंगे लेंस तो उसकी तो पिक्सल्स ही ख़राब हो जाएंगी, क्लियरिटी नहीं आएगी। तो एम इजिकल टू एफ अपॉन एफ ई होता है और एल का फॉर्मूला एफ ओ प्लस एफ ई होता है। और गैलीलियन में क्योंकि एक लेंस कॉनकेव है तो एफ ओ माइनस एफ ई हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हमारे पास कॉनकेव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। थोड़ा सा मैं जल्दी करूँगा इनको। An instrumental telescope forms an image whose nature is virtual and inverted। देख सकते हैं आप जो फाइनल इमेज बन रहा है वो कैसा बनेगा, यहाँ पे बनेगा वर्चुअल बनेगा इस तरफ और इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के मुकाबले में उल्टा नजर आएगा। द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप 3 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्टिव 60 सेंटीमीटर है तो 60 + 3 30 होगा, आई थिंक 30 है, 30 और ये 60 तो दोनों को ऐड कर देंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी 90 सेंटीमीटर का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है या गैलीलियन टेलीस्कोप है तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एफ ओ अपॉन एफ ई होता है। इसमें दोनों में आपके पास एफ ओ ग्रेटर होता है एफ ई से। यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला एफ ओ अपॉन एफ ई होता है। लेंथ का फॉर्मूला इन डिस्टेंस लेंस के दरमियान का फासला जो है वो एफ ओ प्लस एफ ई होता है और इसमें एफ ओ माइनस एफ ई होता है। तो ये पूछा गया था यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है आपके पास फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की और आई पीस की ये है। तो अगर एफ ओ 30 है और एफ ई 60 है तो एल कितना हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई 30 + 60 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर बतानी है आपने। एंगुलर मैग्नीफिकेशन 60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ किसकी ऑब्जेक्टिव की है और 10 सेंटीमीटर आपके पास आईपीस की है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है 60 सेंटीमीटर एफ ओ है और 30 सेंटीमीटर एफ ई है। एम आपने बताना है तो एम बराबर होता है एफ ओ अपॉन एफ ई के 60 / 30, आई थिंक 2 आ जाएगा इसका आंसर। सॉरी 10 था, मैंने वो लिख दिया इसको, ये 10 है तो आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है। द गैलीलियन टेलीस्कोप ट्रांसफॉर्म्स एन इमेज हुज नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो गैलीलियन जो हमारे पास इमेज बनाते हैं देखते हैं वो इरेक्ट सीधा आता है। बिल्डिंग को आप देखेंगे तो बिल्डिंग आपको सीधी नज़र आएगी, यहाँ पे इमेज बन रहा होता है और ये नीचे की तरफ बना रहा होता है। ठीक है। तो इसी में वाला लेंस यूज़ किया जाता है ताकि बिल्डिंग को जब आप देखें तो सीधी नज़र आए। जब आप सन को देखते हैं तो सन या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ आपको उल्टी नज़र आती है, लेकिन वो दोनों पूरी बॉडी स्फेरिकल होती है तो हमें फ़र्क फील नहीं हो पाता। ठीक है जी। द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कितनी होती है एफ ओ प्लस एफ ई और गैलीलियन की कितनी होती है एफ ओ माइनस एफ ई। ये बात हम कर चुके हैं, लिखा हुआ भी है, ये देख लीजिए। ये कितना होता है एफ ओ माइनस एफ ई गैलीलियन और इसका कितना होता है एफ ओ प्लस एफ ई। गैलीलियन टेलीस्कोप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में कि गैलीलियन में एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है। इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ये ज़रा सा अच्छा है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हमारे पास जो है
वो टेरेस्ट्रियल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है देखने के लिए। तो उसमें भी हमें जो सेंटर लेंस जो होता है वो इरेक्ट कर देता है इमेज को। ये देखें, ठीक है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हमें अर्थ पे देखने के लिए जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम टेरेस्ट्रियल को भी यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो ये भी कैसा, सेंट्रल में देखें 3 लेंस हैं, ऑब्जेक्टिव है आई पी से, सेंटर में एक लेंस हम और लगाते हैं, इसको हम इरेक्टिव लेंस कहते हैं, जो कि इमेज को बिल्डिंग्स को व्यू करने के लिए स्ट्रेट कर देता है, ठीक है। तो ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहलाता है। इरेक्ट द इमेज, सेंट्रल लेंस इज यूज्ड टू इरेक्ट द इमेज, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप 60 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो 63 हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगी, एफ ओ प्लस एफ ई। द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप 90 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, एल एफ ओ प्लस एफ ई। द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप 5 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्टिव इज 0.2 सेंटीमीटर, तो ये 5.2 हो जाएगा, सिंपल। लास्ट स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास आ रहा है। स्पेक्ट्रोमीटर ये होता है मेरा, तो स्पेक्ट्रोमीटर में कॉलीमीटर होता है जो कि इसको रीड कर लेगा। स्पेक्ट्रोमीटर पे इस पे सवाल 3 चीज़ें, कॉलीमीटर, टर्न टेबल एंड माइक्रो टेलीस्कोप। तो कॉलीमीटर यहाँ पे जो है क्या करता है, स्पेक्ट्रोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडीज, ल्यूमिनस बॉडीज हैं कि जो बॉडीज ग्लो कर रही होती हैं, चमक रही होती हैं, बर्न हो रही हैं, सूरज, स्टार्स, जितने भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को स्टडी करने के लिए, स्पेक्ट्रम स्टडी करने के लिए हम स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं। डैश प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन स्पेक्ट्रोमीटर, तो कॉलीमीटर का काम है। इन स्पेक्ट्रोमीटर द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्यूब, तो वो कौन सी चीज़ होती है, कॉलीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इसके बराबर होती है लेंथ ऑफ कॉलीमीटर, तभी वो चीज़ों को क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है, ठीक है। यहाँ लिखिए, लेंथ ऑफ ट्यूब इज ऑल्टर्ड focal length of a convex lens so that is collimator produce parallel beam, ठीक है। इस चीज़ को एक बार रीड कर लेगा, इस पर भी MCQs आ जाते हैं। वही क्लास, तो ये चैप्टर 10 के हमारे सारे MCQs यहाँ पे हो गए हैं। आई होप आपको समझ आ रहे हैं सारे। थैंक यू, अल्लाह।